हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम। आज से हम लोग एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग सेट पढ़ रहे हैं। सेट मीन्स सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? नाउ सिस्टम बेसिकली सिस्टीमा वर्ड, एक ग्रीक वर्ड होता है सिस्टीमा, जिससे बना हुआ है। इसका मतलब होता है प्रिपेयर्ड अ रिलेशनशिप बाय एनी सेट ऑफ कंपोनेंट्स। कहने का मतलब क्या हुआ? सिस्टम क्या है? ये ड्राइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से, दैट इज सिस्टीमा। सिस्टीमा का मतलब क्या होता है? prepared a relationship between any set of components to achieve some common region और ऑब्जेक्टिव। जैसे जनरली सिस्टम, जिस तरह से हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, सिस्टम का मतलब क्या है? किसी भी तरह का सिस्टम, जैसे आप कह सकते हो कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ एक कंपोनेंट से नहीं मिल बना है। कंप्यूटर सिस्टम भी बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हैं, जैसे मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, ऐसे बहुत सारे चीज लगे हैं। कॉलेज का सिस्टम आप देखो तो उसमें भी बहुत सारे चीज लगे होते हैं। तो ये जो अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं, उन सारे कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशनशिप को प्रिपेयर करना, ताकि वो सब मिलके किसी पार्टिकुलर, किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करे। दैट इज सिस्टम। मतलब सिस्टम को हम लोग दूसरे भाषा में कह सकते हैं एन ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स connected together according to a plan to obtain a specific purpose। मतलब सिस्टम क्या है हमारा? सिस्टम में बहुत सारे इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, उनको एक साथ ग्रुप बनाकर कनेक्ट कराते हैं, ताकि उससे किसी स्पेसिफिक पर्पस की पूर्ति हो सके। स्पेसिफिक पर्पस कहने का मतलब क्या हो गया? कोई फाइनल ऑब्जेक्टिव, कोई फाइनल गोल। जैसे अगर हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, तो कंप्यूटर जो भी काम करता है, ये हमारा फाइनल गोल हो गया। तो उस फाइनल गोल को ले, जैसे मान लो अगर हम कंप्यूटर पे इंटरनेट चलाते हैं, तो इंटरनेट चलाने के लिए हमें कंप्यूटर में जिन जिन चीज़ों का ज़रूरत पड़ा, उन सबको एक साथ ग्रुप किया गया, उनको इंटरकनेक्ट किया गया, और जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। कंप्यूटर में भी अगर एक भी कंपोनेंट हटा, तो फिर आपका काम नहीं हो पाएगा। तो ये सारे कंपोनेंट को एक साथ ग्रुप बनाते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को, स्पेसिफिक पर्पस को अचीव करने के लिए। दैट इज कॉल्ड सिस्टम। नाउ सिस्टम के कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं। जैसे बेसिकली सिस्टम के तीन कॉन्स्टेंट्स होते हैं। कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है? एक तरह से रुकावट। कॉन्स्टेंट मीन्स रुकावट। तो सिस्टम के बेसिकली तीन कांस्टेंट होते हैं। पहला, अ डिवाइस हैव सम स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। देखो, उस किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए जितने हमको कंपोनेंट्स लगते हैं, उनमें हर कंपोनेंट्स का कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर होता है। तो उनके बिहेवियर और स्ट्रक्चर को हमें मैच कराना पड़ता है, ताकि एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो सके, या एक दूसरे के साथ रिलेशन उसका एस्टेब्लिश किया जा सके। नाउ दूसरा कांस्टेंट है हमारा इंटरकनेक्टिविटी एंड इंटरडिपेंडेंस। क्योंकि उन सारे कंपोनेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी इंटरडिपेंडेंसीज होती है उनमें, उनको एक दूसरे से कनेक्ट कराना है, इंटरकनेक्टिविटी कराना है। तो ये हमारा दूसरा कांस्टेंट हो गया। और तीसरा कांस्टेंट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव द हायर प्रायोरिटी। मीन्स जब भी हम कोई सिस्टम बनाते हैं, तो उस सिस्टम में के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, लाइक हम उसको सब सिस्टम कह सकते हैं, एक एक छोटे छोटे मॉड्यूल्स को। तो सब सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव है, उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव का होना चाहिए। मतलब कि एक छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव
देखो ऐसे भी अगर हम कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव गेट करना है तो उसके लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव को मिला के ही बड़ा ऑब्जेक्टिव लेते हैं। लेकिन जब भी हम कोई छोटा ऑब्जेक्टिव या सब सिस्टम जिसको कह रहे हैं, कोई सब सिस्टम बनाते हैं, तो हमारा ध्यान या प्रायोरिटी सिर्फ सब सिस्टम पे नहीं, प्रायोरिटी हमारे मेन सिस्टम पे होना चाहिए। तो ये तीन तरह के कांस्टेंट है। पहला, हर डिवाइस का स्ट्रक्चर और बिहेवियर। दूसरा, इंटरकनेक्टिविटी, इंटर इंडिपेंडेंस। और प्रायोरिटी हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे होना चाहिए, न कि उसके सब सिस्टम पे। जैसे मान लो अगर हम कॉलेज का एक सिस्टम बना रहे हैं, तो कॉलेज के सिस्टम में बहुत सारे चीज आता है। जैसे एक सपोज करो एडमिशन प्रोसेस, एग्जामिनेशन प्रोसेस, क्लास का प्रोसेस, बहुत सारे सब सिस्टम्स है। तो हमें सिर्फ एडमिशन के प्रोसेस पे फोकस नहीं करना है, हमारा मेन फोकस कॉलेज पे है। लेकिन इन सब को करके ही हम कॉलेज के टारगेट को, कॉलेज के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं। तो इसी तरह से और भी हमारे सिस्टम्स हो सकते हैं, जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, पेरोल सिस्टम, ऑटोमेटिक लाइब्रेरी सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो ये सारे कुछ सिस्टम्स हो सकते हैं। तो ये सारे हमारे कुछ कॉन्स्टेंट्स हम लोगों ने देखा। अब हम लोग कुछ सिस्टम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम में पहला है ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन, इंटरडिपेंडेंस। देखो जो भी, जहाँ भी कोई सिस्टम बनता है या सिस्टम का हम यूज करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि उन सारे कंपोनेंट्स को एक जगह ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन इंप्लाइज स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर्स। इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ एडिटिव दैट अलाउज टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको एक जगह ऑर्गेनाइज करते हैं टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। प्री डिटरमाइंड जो ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए हमने ये काम किया, ये सिस्टम बनाया, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको एक जगह ऑर्गेनाइज करना। नाउ दूसरा है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब क्या है? जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे, सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहिए, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक परचेजिंग डिपार्टमेंट है, हैज़ टू इंटरेक्ट विद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर कोई परचेज डिपार्टमेंट है, तो ऐसा नहीं है कि वो परचेज डिपार्टमेंट है तो सिर्फ परचेज का ही काम करेगा, उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा, पेरोल डिपार्टमेंट से भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा, पर्सनल डिपार्टमेंट से भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा। मतलब उसमें जितने भी सब सिस्टम्स हैं, सबसे उनको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, यानी इंटरेक्शन। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे सिस्टम में, सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ईच अदर। हर सिस्टम एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। द कंपोनेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड एंड लिंक्ड टुगेदर। जितने भी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में और लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंटली विथ स्पेसिफाइड प्लान, एक प्लान के तहत। चूंकि इसका प्रॉब्लम ये इसलिए जरूरी है कि एक सिस्टम का आउटपुट में भी दूसरे सिस्टम में एज ए इनपुट रिक्वायर्ड हो। जैसे अगर हम एक कॉलेज का सिस्टम देखें, तो अगर हम फॉर्म भरने वाला सिस्टम देखें, तो उसके पहले हमारा एडमिशन होना चाहिए। जिन जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होगा, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उन्हीं का फॉर्म भराएगा, जिनका फॉर्म भराया है वही एग्जाम देने आएंगे। यानी हर अगला सिस्टम पिछले वाले पे डिपेंडेंट है। हम डायरेक्ट कहीं पे भी जाकर सीधे एग्जामिनेशन का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वही एग्जाम दे सकते हैं जिन लोगों ने फॉर्म भरा है। अब फॉर्म वही भर सकते हैं जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो हर अगला सिस्टम अपने से पीछे वाले पे डिपेंडेंट होते हैं या डिपेंडेंसी उनकी रहती है। नाउ नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन। जैसे कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। जैसे एक हो गया हमारा इंट्रैक्शन, इंटीग्रेशन। जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं एक साथ।
इंटीग्रेशन इज कंसर्न्ड विथ हाउ सिस्टम कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। जितने भी सिस्टम में कंपोनेंट्स हैं वो सारे एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। यह एक तरह का मेथड है जो सारे कंपोनेंट को एक साथ बांध के रखता है और कलेक्टिवली उनसे कोई यूनिक फीचर पर, जितने भी कंपोनेंट्स है हर कंपोनेंट एक यूनिक फीचर प्रोड्यूस करता है, हर कंपोनेंट का कुछ ना कुछ वर्क है और वो सारे मिलके हमारे फाइनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं, इसलिए वो सारे एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। नाउ भले ही कंपोनेंट जितने भी हो हमारे सिस्टम में, या तो रियल हो या स्टेटेड हो या कैसे भी कंपोनेंट हो, वो सारे कंपोनेंट का भले ही अपना अपना कोई भी इंडिविजुअल वर्क हो, बट उन सारे इंडिविजुअल वर्क को मिलाकर हमारा एक ही काम होता है कि जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है सिस्टम का उसको पूरा करना। जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है उसे पूरा करना, दैट इज सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। यानी जितने भी कंपोनेंट है भले वो सारे कंपोनेंट अपना अपना काम करेंगे, लेकिन उन सब का टारगेट, उन सब का ऑब्जेक्टिव, उन सब का गोल एक ही होता है कि हमारा जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके। तो ये सारे हम लोगों ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखा सिस्टम का। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम। नाउ हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम। एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो बेसिकली अभी ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि किसी भी सिस्टम में काम क्या होता है। एक तो कुछ इनपुट होते हैं, यहाँ से इनपुट जो भी डेटा हुआ वो प्रोसेसर के पास जाता है ताकि उसका प्रोसेस हो सके। यहाँ से फिर हमको आउटपुट मिलता है। ये ऑलरेडी कोई भी सिस्टम हो हमारा, ये इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट ये तो होना ही है, इसके बिना तो कोई काम ही नहीं है। और ये सारा इनपुट प्रोसेस और आउटपुट जो है वो किसी के द्वारा कंट्रोल होता है। कोई कंट्रोल करने वाला एक सिस्टम होता है जो इन सबको कंट्रोल करता है। तो एक कंट्रोल एलिमेंट है हमारा जो इन सबको कंट्रोल करता है। यहाँ आउटपुट हमारा, कोई भी आउटपुट जो निकलेगा वो या तो आउटपुट बाउंड्रीज होगा एंड इंटरफेसेस, यूजर के पास वो इंटरफेस पे जाएगा आउटपुट, या फिर जो आउटपुट निकला हो सकता है उसमें कुछ फीडबैक का जरूरत पड़े तो वो हमको फीडबैक देगा। वापस फीडबैक हमारा इनपुट होगा, प्रोसेसर के पास जाएगा और आउटपुट होगा। और ये जितने भी काम हो रहे हैं, ये सिस्टम का हमारा जो भी वर्क हो रहा है वो सारे वर्क किसी न किसी पार्टिकुलर एक इन्वायरमेंट में होता है। तो इसे हम लोग इन्वायरमेंट कहेंगे। यानी किसी पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में अगर इनपुट प्रोसेसर और आउटपुट हो रहा है और आउटपुट होने के बाद जो डेटा वहां से निकलता है वो एक बाउंड्रीज या इंटरफेस यूजर के पास जाता है, वहां से फीडबैक हुआ तो ये फीडबैक एज ए इनपुट हुआ और इन सबको कंट्रोल करने वाला एक सिस्टम है। और ये सारा सिस्टम हमारा किसी पार्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर में होता है। तो ये जितने भी चीजें हैं यहाँ पे, ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं सिस्टम के। अब इन एलिमेंट्स को वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि किस किस एलिमेंट का क्या क्या काम होता है, क्या क्या वर्क परफॉर्म करता है वो। तो वन बाय वन हम लोग इन एलिमेंट्स के काम को देखते हैं पहले। ओके, नाउ पहला है हमारा इनपुट आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट बेसिकली क्या होता है ऑलरेडी आप लोग जानते हो, पहले से पढ़े हुए हो। इनपुट आउटपुट प्रोसेस ये तो हम लोग शुरू से ही कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं, जैसे आउटपुट हुआ या इनपुट हुआ। तो इनका मेन काम क्या है या इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या करता है। द मेन एम ऑफ डिवाइस इज टू प्रोड्यूस एन आउटपुट दैट इज यूजफुल फॉर यूजर। आउटपुट डिवाइस का मेन काम क्या है, आउटपुट प्रोड्यूस करना। इनपुट डिवाइस का मेन काम क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा इंटर करना सिस्टम में प्रोसेसिंग के लिए।
आउटकम, आउटपुट इज द आउटकम ऑफ प्रोसेसिंग। जब भी हम कोई इनपुट देते हैं, प्रोसेस होने के बाद जो भी हमें मिलता है दैट इज आउटपुट। तो ये हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस कर देगा। नेक्स्ट काम है बीच में हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर एक ऐसा एलिमेंट है सिस्टम का जो कि एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन करता है किसका? इनपुट का आउटपुट में। यानी जो भी डेटा या प्रोसेस हम लोग इनपुट डेटा और इंस्ट्रक्शन जो भी इनपुट करते हैं उसके हिसाब से हमें आउटपुट देने का काम कौन करता है? प्रोसेसर। ये क्या है? यही एक्चुअली ऑपरेशनल एलिमेंट है। मेनली मेन वर्क यही करता है प्रोसेसर, ऑपरेशनल एलिमेंट है। प्रोसेसर may modify the input either totally or partially depending on at the output specification। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग उसमें दिए हैं उसके हिसाब से प्रोसेसर हमारे इनपुट को टोटली या पार्शियली मॉडिफाई करता है। जिस तरह का आउटपुट दिए रहेंगे एज द आउटपुट स्पेसिफिकेशन चेंज, प्रोसेसिंग चेंज होगा। जैसा आउटपुट अगर चेंज, हमको आउटपुट दूसरे तरह का चाहिए तो प्रोसेसिंग चेंज करना पड़ेगा। इन सम केसेस इनपुट इज ऑल्सो मॉडिफाइड टू इनेबल द प्रोसेसर फॉर हैंडलिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें जिस तरह का आउटपुट चाहिए उस तरह का इनपुट देना पड़ेगा और उस तरह का आउटपुट आपको मिलेगा ना। तो ये तो दोनों हो गए इनपुट आउटपुट और प्रोसेसर के बारे में, जो कि ऑलरेडी हम लोग पहले से भी पढ़े हुए हैं, पहले से जानते हैं कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसर क्या होता है। और हमारा था और भी एलिमेंट्स में थे जैसे एक कंट्रोल, जिनका काम ये होता है कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो एक है हमारा कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल क्या करता है? कंट्रोल एलिमेंट मैनेजेस द सिस्टम। ये पूरे सिस्टम को मैनेज करने का काम करता है। पहला, इट इज द डिसीजन मेकिंग सब सिस्टम। ये एक तरह का डिसीजन मेकिंग सिस्टम का काम करता है कि ये डिसीजन लेता है कंट्रोल की आगे हमको क्या करना है। कंट्रोल्स द सैंपल ऑफ एक्टिविटीज गवर्निंग इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। एक्चुअली ये कंट्रोल करता है कि अब हमें इनपुट लेना है या आउटपुट देना है या प्रोसेसिंग करना है। नाउ द बिहेवियर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज मैनेज। आपके कंप्यूटर सिस्टम का जो भी बिहेवियर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का या सॉफ्टवेयर का, वो सारा मैनेज होगा कंट्रोल सिस्टम के द्वारा। In order to keep system in balance, what and how much input is needed to determine by output specification। आपको जो आउटपुट चाहिए उस आउटपुट के लिए क्या, कैसे और कितना इनपुट का जरूरत है, वो सारा कंट्रोल यूनिट के द्वारा डिसाइड होता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा फीडबैक। फीडबैक क्या है? फीडबैक प्रेजेंट्स द कंट्रोल इन अ डायनेमिक सिस्टम। ये बेसिकली डायनेमिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है। पॉजिटिव फीडबैक इज अ रूटीन इन नेचर दैट इनकरेजेस द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। अब जो फीडबैक है पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो इनकरेज करेगा परफॉर्मेंस को बढ़ाने, परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा आपके सिस्टम का। अगर कोई निगेटिव कमेंट्स है तो यह एक तरह का इंफॉर्मेशन है कि भाई कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है या कहीं पे कुछ चेंजेज हैं, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है या उनको आपको सुधार करना है। नाउ और भी हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? जिस इन्वायरमेंट में हमारा सिस्टम काम कर रहा है, जिस इन्वायरमेंट में हमारा सिस्टम बना है, जिस इन्वायरमेंट में हमारा वर्क हो रहा है दैट इज सुपर सिस्टम। इन्वायरमेंट क्या है? एक तरह का सुपर सिस्टम है विद इन विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट। जिस सुपर सिस्टम के अंदर में आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट हो रहा है दैट इज इन्वायरमेंट। नाउ इट इज अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट दैट स्ट्राइक एट द सिस्टम। यह एक तरह से एक्सटर्नल एलिमेंट का सोर्स है जो स्ट्राइक करता है आपके सिस्टम पे। इट डिटरमाइंस हाउ अ सिस्टम हैव टू फंक्शन। ये डिटरमाइन करता है कि आपका सिस्टम फंक्शन कैसे करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल vendors or competitor of organization environment may also provide constraints that affect the actual performance of the business। जैसे हमारा कोई हमने सिस्टम बनाया, उसके जो वेंडर्स हैं या जो मार्केट में कंपेटिटर हैं वो भी एक तरह का कॉन्स्टेंट का काम करेंगे।
तो हम जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं उस इन्वायरमेंट में हमको ये देखना पड़ता है कि कंपेटिटर्स कौन है, वेंडर्स कौन है, किन के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया, यूजर्स कौन है इसको यूज करने वाले। तो ये सारे हमारा इन्वायरमेंट बताएगा। और लास्ट है हमारा बाउंड्रीज एंड इंटरफेस। बाउंड्रीज या इंटरफेस का मतलब क्या होता है? सिस्टम जब भी डिस्क्राइब किया जाता है तो ये ऑलवेज डिस्क्राइब होता है इसके बाउंड्रीज से। बाउंड्रीज क्या है? एक तरह का लिमिट कि सिस्टम हमारा कहाँ तक है। आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स, प्रोसेसेस एंड इंटर रिलेशनशिप व्हेन इट इंटरफेसेस विथ एनी अदर सिस्टम। मतलब बाउंड्रीज कहने का मतलब कि हमारे सिस्टम का एक लिमिट है कि भाई फलाना फलाना काम ये कर सकता है, फलाने फलाने कंपोनेंट्स हैं इसमें, फलाना फलाना प्रोसेसेस है, और ये सारे कंपोनेंट इस तरीके से इंटर रिलेटेड है। जब भी ये किसी दूसरे सिस्टम से इंटरफेस करेंगे तो उस वहां पे भी हमारा एक लिमिट है कि भाई किस तरह के सिस्टम से ये इंटरफेस कर सकते हैं। एवरी सिस्टम हैज बाउंड्री। जितने भी तरह के सिस्टम होते हैं सबके कुछ बाउंड्रीज होते हैं जो उनके कंट्रोल पे इम्पैक्ट डालता है। द नॉलेज ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ गिवन सिस्टम इज अ क्रिटिकल in determining the nature of its interface with other system for successful design। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम डिजाइन करते हैं, सक्सेसफुल डिजाइन के लिए हमको ये जरूरी है कि हमारे सिस्टम का बाउंड्रीज हमको पता हो, कहाँ कहाँ से इसका इंटरफेस का नेचर क्या है, कैसे सिस्टम से ये इंटरफेस करने वाले हैं, कौन इसको यूज करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हैं बाउंड्रीज और इंटरफेस। नाउ ये आज हम लोगों ने जितना चीज पढ़ा ये सारे एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिस्टम के टाइप्स पढ़ेंगे, किस किस तरह के सिस्टम्स होते हैं। थैंक यू।